ओके, हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का यूनिट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यस, आपने सही सुना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे चाहिए आपसे रिस्पॉन्स ये कि आपको अभी तक जो होम टास्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट किया कि नहीं। देखो जी, देखो क्या सिस्टम क्या है। मैंने आपको बोला था ये दुनिया है ना, एक रंगमंच है। दुनिया क्या है? एक रंगमंच है। इस रंगमंच पे हम सब एक्टर्स लोग अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आप और हम कौन हैं? एक्टर्स हैं, कैरेक्टर हैं, किरदार निभा रहे हैं। और देखो कौन सा हीरो का नाम सबसे ज्यादा होता है, जो अपने किरदार में अपना काम बहुत दिल से जेन्युइनली करता है, वही एक्टर का नाम उनके जाने के बाद भी, शो खत्म होने के बाद भी लोगों को याद रह जाता है। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर को याद नहीं रखता। जो अच्छा किरदार होता है उसे लोग याद रख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एसपीएम की रंगमंच है उसमें मैं हूं आपका गुरु, जो आपका दिशा निर्देशक हूं। मैं गुरु का रोल प्ले कर रहा हूं। इसलिए जब मैं इस कुर्सी पे आता हूं, मैं जब ये पेन उठा लेता हूं, जब मेरा लैपटॉप ऑन हो जाता है, तो मैं ऐसी कोई भी बात आपके सामने नहीं रखता या नहीं करता, ऐसे कोई भी शब्द आपके सामने नहीं बोलता जिससे कि मेरे इस कैरेक्टर पे लांछन लगे। मैं समझा पाया आपको? इसी तरह से आपको भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके स्टूडेंट वाले कैरेक्टर पे लांछन लगे। अगर गुरु ने आपको दिशा दिखाई कि बेटा तेरे को समरी नोट बनाना है, तो स्टूडेंट कहेगा जी सर बनाना है और मैं बना के लाऊंगा। किरदार निभाना पड़ेगा। उस समय यदि आप ये रंगमंच पे आने के वजह, ये गुरु और स्टूडेंट का प्ले देखने के वजह, खाली मतलब गुरु और स्टूडेंट का प्ले करने के वजह, मतलब प्ले मतलब रंगमंच में एक्टर का रोल निभाने के जगह आप खाली बाहर में बैठ के ऑडियंस बन के, स्पेक्टेटर बन के मजा ले रहे हो। वाह 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 वाह, क्या बोला गुरु ने, क्या किया चेला ने, क्या किया स्टूडेंट ने, तो आपको कोई नहीं याद रखने वाला है। Nobody is going to remember this audience. Only the guru will be remembered or the student will be remembered. And I don't want myself to be remembered. What I want is you should be remembered by everyone in this Rangmanch. So please do not skip any kind of guidance given to you. Be very, very transparent and genuine, and please enter into the character of the student properly. What are you doing? अभी पढ़ाई करने बैठे हो, अगर मोबाइल चला रहे हो साइड में, तो उस पढ़ाई का किरदार, पढ़ाई करने वाले का किरदार आपने सही तरीके से नहीं निभाया। अगर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ाई करने वाले का किरदार सही तरीके से नहीं निभाया। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप किसी में भी पढ़ रहे हो और आप ईयरफोन यूज करके या रूम बंद करके फोकस्ड वे में पढ़ रहे हो, तो आपने किरदार निभाया। समझ में आया? तो किरदार निभाना पड़ेगा, है ना? बात को भूलेगा नहीं, है ना? बार बार अलग अलग तरह से मैं रिमाइंड करते रहूंगा। आज इस तरीके से किया, फिर कल किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप ऑडियंस नहीं बन सकते, ठीक? आप जज नहीं कर सकते कि मेरे को ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, जैसा सर बोल रहे वो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जिंदगी तो आपकी बदल के हमको जानी है, और बदलेगी जिंदगी किसकी? आपकी, है ना? तो उसके लिए मेहनत हम साथ में कर रहे हैं, खाली मैं करूंगा तो नहीं होगा। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट, विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से ना लोगों को ग्रुप 1 में SCM में भी पढ़ाना चाहिए था,
बट ठीक है, नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, यहां पे पढ़ा दिए। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब इसलिए कि आपको जिंदगी में हर बार ये कंसेप्ट सुनने को मिलेगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ये एक तरह से एक कंपनी है मान लो, तो उसका सप्लायर्स से डीलिंग चलता है, ठीक है, सप्लायर से डीलिंग होता है। तो एक जमाना था जब सप्लायर से जब डील करते थे तो उसको हम लोग कहते थे परचेज फंक्शन या प्रोक्योरमेंट फंक्शन। तो हम यहां पर प्रोक्योर करते थे, तो बस परचेज के ऊपर ध्यान देते थे। और फिर ये कंपनी कस्टमर्स को गुड्स बेचता है, तो कस्टमर को बेचता है, तो एक जमाना था बस इसको सेल्स फंक्शन बोलते थे। इवेंचुअली क्या लगने लगा कि यार ये कस्टमर है ना, लॉयल नहीं है हमारे प्रति, और ये सप्लायर भी हमारे प्रति लॉयल नहीं है। सर सप्लायर का लॉयल्टी क्यों चाहिए? अरे कैसे नहीं चाहिए? टाइम पे गुड्स नहीं देगा, झूठ बोल देगा हम लोग को कि गुड्स नहीं है, और फिर गुड्स किसी और को दे रहा है, हम लोग को ज्यादा दाम पे दे रहा है ना। तो लॉयल होगा तो ऐसा तो गलत काम नहीं करना चाहिए ना। तो सप्लायर लोग कर रहे थे, कस्टमर भी कर रहे थे। तो कंपनी सोचने लगा यार ऐसा क्या करूं कि ये लोग मेरे प्रति लॉयल रहे यार। तो आपको आज एक ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहे हैं जिसको लेकर मतलब आप जीवन बिता सकते हैं। इंसान को हर समय अपनी जिंदगी में एक न एक इंसान से जुड़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो जुड़ना पड़ता है तो वो अभी जैसे आप फ्रेंड्स से जुड़ते हो, फिर आप है ना टीचर्स से जुड़ते हो, एम्प्लॉयर से जुड़ते हो, ऐसे कोई ना कोई इंसान से आप जुड़ते रहते हो टाइम टू टाइम, फेस टू फेस। तो आप भी यही चाहोगे ना कि सामने वाला आपके प्रति भी लॉयल रहे, और वो भी ये चाहेगा वो भी आप भी उनके प्रति लॉयल रहे। तो वो लॉयल्टी लाई कैसे? लॉयल्टी इज रिजल्ट what where you have to work to get that loyalty. So the work is in relationship, the work is relations. relation कैसे बनता है? ये तो सर मेरा बहुत समय से सवाल था, आपने ऐसा सवाल उठा दिया कि दुखती रग पे आपने हाथ रख दी सर। रिलेशनशिप सर ऐसा जीवन बिता रहे जैसे कि कभी कोई किसी से मेरा रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा पता ही नहीं चल रहा है, जिससे बन रहा है वो टूट जा रहा है ना। तो भाइयों और बहनों ये रिलेशन बनेगा कैसे? आपने रिलेशन बनाने का रूल क्या सीखा? ठीक है, ये मुझे नहीं पता, बट रिलेशन मतलब होता है मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। ये है रिलेशन मतलब, मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो रिलेशनशिप जो भी होती है ना वो टू वे होती है, इट इज नॉट वन वे। इफ इट इज वन वे इट इज नॉट अ रिलेशन। अब ये टू वे बनाने के लिए किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, और कोई एक ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना रिजल्ट्स के अपेक्षा किए, एक्सपेक्टेशन किए, कुछ कंट्रीब्यूट करता है सामने वालों के लिए, उनका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, तब रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो मेरे को अचानक अभी कुछ समय पहले मेरा दोस्ती हुआ, सोचो कुछ समय पहले मतलब अभी जस्ट नाउ नहीं, कुछ महीनों पहले, तो ऐसे पहचान बस। अब क्या हुआ, एक बार मैं अपने कॉम्प्लेक्स में, सोसाइटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्या बोलते हो, जो भी अपार्टमेंट सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स हो रहा था। तो स्पोर्ट्स हो रहा था तो मैं बैकवर्ड रेस में भाग रहा था, भागते गिर गया, टपक गिरा तो बहुत जोर का लगा, उठ ही नहीं पाया, जैसे तैसे उठा के ऊपर घर ले गए, फिर बेड से नहीं उठ पाया, खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, तो खड़ा होने का तो दूर का बात है। ठीक है, फिर
कैसे तैसे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया गया, पेन किलर खा के थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मैं कुछ खड़ा हो पाया और धीरे धीरे पेन किलर ले लेकर मूव कर पाया। तो जब ऐसा हुआ तो काफ़ी दिनों से फ्रेंड से टच में नहीं था। फिर एक फ्रेंड अचानक फ़ोन किया तो मैं बोला भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं बताया, बस ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है बोल के। तो उसने बोला कि रुको अभी जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करो। और उसने मेरे घर पे 2-3 सामान भिजवाए, कुछ एक्सरसाइजेस, नेचुरल थेरेपीज बताया, ठीक है, और खाना पीना क्या खाना है वो बताया। और उसके लिए दिन में 4 बार फोन आता, ठीक है, 4 बार। फिर मेरी वाइफ से यानी आपकी मैडम से बात करता कि ये इनको देना है, ये नहीं देना है। और ऐसा कम से कम 5-6 दिन तक लगातार, कभी सुबह 7 बजे, कभी रात को 11 बजे, कभी 2 बजे, जब उनको टाइम मिलता तब वो फोन करते। और 4 दिन बाद मेरा पेन किलर बंद हो गया और मैं उठ खड़ा हुआ, आराम से सब काम कर पा रहा हूं। मेरी बॉडी हल्की हो गई, मतलब मेरा वेट, मुझे जो उस दिन था 4 दिन बाद मेरा वेट 2-3 किलो कम हो गया। यस, 4 दिन में, कैन यू इमेजिन? एंड द मैजिक वॉज नो पेन किलर। उस अचीवमेंट के बाद क्या हुआ कि हम दोनों की दोस्ती इतनी तगड़ी हो गई, इतनी तगड़ी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। तो रिलेशनशिप कैसे बना? एक्सपेक्टेशन मीट करके। तो कई बार एक्सपेक्टेशन सेट होता है, कई बार अनसेट होता है। तो उसने मेरा अनसेट एक्सपेक्टेशन को समझा और अलग से चला के एफर्ट डाला टू मीट माई एक्सपेक्टेशन विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, एंड देन द रिलेशनशिप स्टार्टेड। द मोमेंट वी पुट समथिंग इन रिटर्न कंसेप्ट, द रिलेशनशिप डजंट वर्क, इट नेवर स्टार्ट्स एक्चुअली। मेरे एक फूफा जी हैं, कभी आपको मिलाएंगे मौका लगेगा तो वो हमेशा बोलते, मैं उस आदमी से कभी बात नहीं करता जो अपने परिवार वालों से कमाने का सोचता है, कैंसिल, उससे रिश्ता ही नहीं रखना। परिवार वालों से कमाया नहीं जाता। अब आपको डिफाइन करना होगा हु इज माई परिवार, समझ गए? कमाया मतलब कुछ काम करने के लिए पैसा कमाना, मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना, कोई कैसे कोई काम कर दिया, 100 रुपए कमा लिया, 1000 रुपए कमा लिया, झूठ भी बोल देते बहुत बार, नहीं बराबर है, फिर पैसा कमा लेते हैं। वो वाला काम पैसा कमाने का बात हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कोई बाय सेल हो रहा है, ठीक है, वो अलग चीज है, बट होता है ना कि मैनिपुलेट करके कमाना वाला चीज को वो बोलते थे। तो ये बात मेरे जहन में बहुत अच्छे से बैठ गई। एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, वही जो फ्रेंड था उसने मेरे लिए किया, ठीक है, बट उसके पहले मैंने क्या किया। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी पता चला कि सामने वाला जो है वो थोड़ा सा ना अकाउंट्स में कच्चा है, मेरा फ्रेंड। तुम लोग अकाउंट्स वगैरह तो आप जानते हैं, CA हम लोग तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ पे था हमारा। तो वो जो बातें कर रहा था ना, थोड़ा एब्सर्ड लग रहा था। मैं बोला अरे रुको ऐसे नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल, आई विल कम टू योर ऑफिस एंड देन विल डिस्कस। तो मैं उनके ऑफिस गया 2 बार, ठीक है। फिर वो मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो अपने साइट पे ले गए। वो साइट पे जाके वी डिस्कस्ड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द इशू, एंड देन ही ओपनड अप लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन विथ माई नेटवर्क एंड माई फ्रेंड्स एंड ऑल, वॉट एवर आई न्यू अबाउट द प्रॉब्लम, आई हेल्ड हिम, ठीक है। एक बार इनिशियली मेरे को ऐसा लगा कि इस पूरे हेल्प से, है ना, मैं जिसको कनेक्ट करूंगा शायद वो पैसा कमा लेगा, तो मैं उसको ना, रुक तू पैसा कमाएगा ना इस काम में तो मेरे को भी शेयर दे देना। मैंने ऐसा मन में एक बार के लिए, एक क्षण के लिए ऐसा आया कि जिसको कनेक्ट करूंगा उसको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उससे पैसा कमाएगा तो मेरा भी कुछ शेयर रख लेना, ऐसा मन में आया। फिर मेरे अंदर फूफा जी आ गए। फूफा जी बोले, उस आदमी से कभी रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो अपने
प्रियजनों के साथ, परिवार वालों के साथ झूठ झाट बोल के पैसा कमाता है। मैंने फिर इमीडिएटली उनसे, जिससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे, वो कैंसिल कर दिया, बात करना ही उनसे बंद कर दिया और इनको बताया कि आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना, एंड यू रीच टू द सोल्यूशन एंड सी हाउ इट कम्स आउट। एंड मैं उनको जो जेन्युइन तरीका है उससे गाइड करने लगा। एंड यू नो, बाई वे ऑफ दैट हेल्पिंग ओनली ही कुड सेव अराउंड 30 to 40 lakh rupees. Otherwise he would have lost that money. 30 to 40 lakh rupees. Can you imagine? And I never asked any penny out of it. And अगर वो देते तो भी मैं नहीं लेता, कि अंदर में तो रिलेशनशिप बनाना है ना। तो ये चीज उनके अंदर कहीं बैठी हुई थी, इसलिए जब मेरे को लगा टक, he caught me and he was after me. That's how the relationship started. And then मैं क्या, फिर मेरे पापा के पीछे पड़ के पापा का तबीयत ठीक कर दिया। That's how relationship begins. If you try to solve your motive, अब जैसे आप लड़के हो, लड़कियों के साथ रिलेशन बनता है, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? लड़की हो, लड़के के साथ रिलेशन बनता है, आपका मोटिव क्या है? अगर आपने उसके पीछे, वो रिलेशनशिप के पीछे अपना कुछ, जैसे भी एक जमाना हम लोग के कहीं में तो पैसा रुपया का बात आ गया, बट आप लोग के लेवल पे वो मोटिव, मान लीजिए वही गंदा काम है और वो मोटिव जो है या कोई अपना फायदा है, तो रिलेशन चलना नहीं, ये समझ लेना। अगर मोटिव ये है कि बस हमको इसका साथ चाहिए, ठीक है, और मोटिव ये है कि बदले में वो मेरे लिए कुछ ना भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। तो मैंने जब पहली बार हेल्प किया, उनका 30-40 लाख सेव हुआ, तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि कभी आप मेरे काम आएंगे, ऐसे मेरे को हेल्प करें, मैं गिरूंगा तो मेरे को आप ऐसे सपोर्ट करना, मैंने वैसा नहीं किया। और उसी तरीके से उन्होंने भी जब मेरे को हेल्प किया तो ये सोच के नहीं किया कि बदले में आपने मेरे लिए किया हुआ था तो ये मैंने इसलिए आपके लिए किया, या फ्यूचर में मैं आपको और क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोच के कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट किया दिल से, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हम दोनों का साथ बना रहे। देयर द मैजिक हैपेंस, देन द रिलेशनशिप बिगिंस। एंड दिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स के साथ इन जनरल देख सकते हैं, मदर के साथ स्पेशली। शी डज एवरीथिंग फॉर यू, एवरी एंड एनीथिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ऑलराइट, फादर में कई बार एक्सपेक्टेशन आ जाता है, बट मदर में कभी नहीं आता है। तो उसमें कोई शुरू करता है, मदर शुरू करती है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मदर के लिए नहीं करते हैं ज्यादा, लड़कियां फिर भी करते, लड़के थोड़ा कम करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कम करते हैं, कोई करता है। तो वो अगर आप रिटर्न करने लग जाओ तो आपको रिलेशनशिप बनाना आ गया। अगर आपका गंदा नियत है तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। और नियत अच्छा है तो रिलेशनशिप बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाए तो फिर सब कुछ मिलने लग जाता है अपने आप, भगवान भेजता है। फिर कुछ भी हो सकता है, आपका इंटेंशन में रिलेशनशिप है तो आपको फिर गिफ्ट में कुछ भी मिल सकता है। समझ पा रहे होंगे आपको मैं क्या बोल रहा हूं। बट इंटेंशन में वो गंदा चीज है तो आपको कुछ नहीं मिलना है और रिलेशनशिप टूट के जाना है। समझ गए? तो ऐसे ही कंपनियां भी फेस कर रही थी ये प्रॉब्लम। सप्लायर है, कंपनी है, ये सोच रहा है कि ये यार धोखा दे रहा है मेरे को, झूठ बोल रहा है। तो हम लोग को लगा कि यार कमी कहाँ है, रिलेशन में कमी है। तो रिलेशन के लिए हम लोग करें क्या? हाँ, रिलेशन के लिए हम लोग करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। तो करें क्या भाई? सप्लायर के लिए रिलेशनशिप का मतलब है आपको सप्लायर का एक एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी से कि भाई टाइम पे पेमेंट कर दे, है ना, ज्यादा बार्गेन ना करे। तो आप उस रूल को फॉलो करो, आप करने लगो। देखो सप्लायर आपके साथ
चांसेस है दगाबाजी नहीं करेगा, फिर भी कर रहा है, तो फिर आपको सप्लायर चेंज करना पड़ेगा। आपने उसके लिए सब कुछ किया और उसके बाद भी वो आपको दुख पहुंचा रहा है, तो फिर कुछ नहीं है, फिर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो मैंने अपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट दिया, मैंने उससे ज़्यादा खिचखिचानी नहीं की, उसको बाइज्जत रिस्पेक्ट दिया, और उसके बाद भी वो मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर ऐसे आदमी से, घिनौने लोगों से रिलेशन नहीं रखना। समझ गए? तो एवरीथिंग बिगिंस विथ कंपनी। आपको कंपनी में रिलेशन बनाना है सप्लायर के साथ, तो यू हैव टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो रिलेशन बनने लगेगा। अब रिलेशन में ह्यूमन टच आ जाता है जब, तो ह्यूमन टच क्या बोलता है कि यार फिर होली दिवाली मिठाई भेज दो, ये सब तो अलग चलता ही है ना। शादी ब्याह में बुला लो, घर का मेंबर की तरह ट्रीट करो। अपने घर की शादी है, डायरेक्टर की शादी है, डायरेक्टर के बच्चे की शादी है, तो बुला लेंगे, सप्लायर लोग को भी बुला लेंगे, उनको लगेगा कि अपनापन है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है। बट दैट्स द, आई विल से, आउटकम ऑफ रिलेशनशिप। आई विल नॉट से दैट इज द स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप। द स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप इज ऑलवेज मेक पेमेंट टू सप्लायर ऑन टाइम। तो देयर द कंसेप्ट कम्स सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऐसा देखा गया कि कंपनी में एक ही सप्लायर नहीं है, एक ही चीज का सप्लायर नहीं है, दुनिया भर के सप्लायर्स है, बहुत सारे तरह के सप्लायर्स हैं। कोई वर्कर सप्लाई कर रहा है, कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है, कोई मान लीजिए मेंटेनेंस का काम करके दे रहा है। अलग अलग तरह के वेंडर हैं, हजारों वेंडर हो सकते हैं। तो ये सारे सप्लायर्स का ग्रुप को हम लोग वेंडर बोल देते हैं। तो फिर वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बहुत सारे तरह के लोग हैं तो सबसे रिलेशन वैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कि उनसे जो बात हुई, बेसिकली एक सिंपल सा बात है, वचन को निभाना है। जो बात हुई उसको फॉलो करना है, उनको जो अपने बोला उसको फॉलो करना है। आपने बोला कि भाई साहब कि हम लोग इतना रेट में लेंगे, इतना तारीख को पेमेंट करेंगे, तो कर देते। जब आप ऐसा मल्टीपल टाइम्स कर देते हो तो रिलेशनशिप की शुरुआत होने लगती है। और हमने तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में एसजेसी का रिलेशन तैयार किया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एसजेसी का इशू एक इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे साथ क्या हुआ कि मेरे को पहली बार एक कंप्यूटर लेना था। तो कंप्यूटर लेना है तो अब आपको पता है कैश पेमेंट अलाउड नहीं। तो मैं एक शॉप में गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, मैं बोला मेरे को कंप्यूटर चाहिए। तो बोला ठीक है, इतना रुपया देना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, इतना रुपया दीजिए। तो मैं बोला भैया कैश तो अलाउड नहीं है, तो चेक पेमेंट करेंगे। बोला ठीक है, सारा माल को अंदर रख दिया, है ना। बोला ठीक है, पहले चेक दे दीजिए, चेक अकाउंट में जमा होगा, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, फिर आके कंप्यूटर ले जाइएगा। ये क्या बात हुआ भाई, पहले सामान फिर पैसा। बोलता पहले पैसा फिर सामान। हम बोला कि हम भागे जाएंगे क्या, हमारा इंस्टीट्यूट है, कार्ड है। तो बोल रहा हम भागे जाएंगे क्या, हमारा भी दुकान है, ये एड्रेस है। तो मैं देखा कि भाई यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे कौन है, मतलब वही है, सामने वाला ही है, क्योंकि मेरे को तो ये जो बोल रहा है सभी को ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया, फिर कोई और जन से भी बोला सबको ऐसे ही करेंगे भाई, कोई उपाय नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, दे देते एक दिन और, सही चेक दे गया, वो पैसा उसके अकाउंट में जमा हुआ। मुझे बस एक ही बात है भैया, जब जमा हो जाए तो मैं आऊंगा नहीं बार बार, मेरे को टाइम कम मिलता है, आप भेज दीजिएगा। हाँ वो कर सकते। ठीक, तो अगले ने फिर भेज दिया, इतना मेरा काम कर दिया। तो अगले का एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ, उसने मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दिया। फिर ऐसे ही मैंने सिस्टम ही बना लिया। मैं बोला भैया अभी अपने को कोई जानता नहीं, अपन डोमिनेंट है नहीं, तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, जहां भी जाते कोई सामान खरीदने, इंस्टीट्यूट में जब बहुत सारा चीज सेटअप कर रहे थे, तो अपन धीरे 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 करके यही सिस्टम चालू कर दी कि चेक लेके जाते, बोले भैया आप ये चेक पहले ले लो, आप अकाउंट में जमा कर दो, और जमा करने के बाद आपके पास जब पैसा आ जाए तब आप कल सामान भेजना। मैं एडवांस में जाता, मेरे को हड़बड़ में रहना ही नहीं था। ठीक है, तो इससे सामने वाले का क्या हुआ कि एक विश्वास मेरे प्रति आया। तो एक जगह सिर्फ ऐसा हुआ, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, मैं प्लाईवुड खरीदने गया था, तो मैं चेक लेके गया था और चेकबुक साइन करके चेक पकड़ाया, मतलब उसने भी बिल बना लिया था,
चेक आ गया था सामने में, तो वो सारा मैंने उनको जब दे दिया, ठीक है, चेक दे दिया, मैंने उनको ये बात बोला, मैं खुद ही बोल देता हूं कि आपके चेक से पैसा जब अकाउंट में आ जाए फिर आप मेरे को सामान भेज दीजिएगा। तो सामने वाले को लग गया कि अरे, कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करे बोलकर, तो सामने वाले ने बोला नहीं नहीं सतीश जी ऐसा क्या बात है, आपको सामान अभी जाएगा, आपने चेक दे दिया वही बहुत है। तो मेरे को लगा भगवान तू है। मतलब पहली बार एक प्लाईवुड शॉप में ऐसा हुआ था जहां पर चेक में लेके गया, चेक साइन करके दे दिया, ये बात बोल दिया कि आपके पास जब पैसा आ जाए अकाउंट में फिर आप सामान भेजिएगा, तो सामने वाले ने ये बोला ऐसा कोई बात नहीं है, सामान अभी जाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। समझ में आया? तो दैट वाज स्टार्ट ऑफ अ गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप। I just attempted it and it was accepted at the time of attempted. ऐसे रिलेशनशिप बनता है, ये आप लोग को पता नहीं क्योंकि ये सब पढ़ाई में है नहीं, ये रियल वर्ल्ड सिखाता है। और ये आता ही नहीं तो ये पढ़ाई करके भी जाके जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। सोचोगे मैं कुछ पढ़ के आया हूं बट करने जा रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, करने जा रहे हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो। तो लड़ाई झगड़ा करने से नहीं होगा, आपको एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा हुआ। उसके बाद वो दुकान कभी किसी को उधार नहीं देता है। उसके बाद मैं उनको सिर्फ फोन करता, अगली बार प्लाईवुड और चाहिए, वो भिजवा देते और बिल आ जाता, तो मैं एक हफ्ते बाद पेमेंट करता, तो भी वो कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते। समझ में आया? तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को ही रिलेशनशिप बनाना बोलते हैं। अगर आपको ये आर्ट आ गई ना, आप इतना सक्सेस करेंगे लाइफ में जिसका कोई लिमिट नहीं है। बिकॉज एवरीवेयर, वेर एवर यू विल गो, यू विल बी डीलिंग विद पीपल, एंड द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ टू डील विद पीपल, यू डोंट नो हाउ टू मेक द रिलेशनशिप विद पीपल। इफ यू स्टार्ट मेकिंग द रिलेशनशिप like this, the way I said, you would be missed. They will love to always have you. I followed this principle very rigorously for a lot of time. When I was buying first time, मतलब क्या बोलूँगा, इंस्टीट्यूट में अपना ले रहा था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे राम मंदिर बोल के एक जगह, वहाँ पे तो जो ओनर था वो डाउटफुल था कि सामने वाला भाड़ा पे था, सामने वाला मेरे को भाड़ा देगा हर महीना कि नहीं देगा। ही वॉज वेरी डाउटफुल, ठीक है, क्योंकि वो बस मेरे बारे में सुना था बट पता नहीं कौन है क्या है। वो हमको ऐसा आदमी को देना जिसे हमको माथा नहीं लगाना पड़े। ही वॉज डाउटफुल। तो आई सेड कि जैसे अब जगह लेने जाते हैं तो सामने वाला को अपने बोलते हैं ना कि आप एडवांस मत लीजिएगा, मैं नॉर्मली ऐसे बार्गेन करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं सर, आप एडवांस ले लो मेरे से। नहीं नहीं सतीश ऐसा क्या बात है, एडवांस दरकार नहीं है, तुम देना चाहता तो दे दे, बट नहीं नहीं आप लीजिए, क्योंकि क्या होता है देखिए ट्रांजैक्शन है, आप क्यों मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट करते हैं भैया, मेरे को जानते नहीं है ना, आपको जब ट्रस्ट आ जाए तो वापस कर दीजिएगा। तो हंसने लगे, ठीक है दे दे एडवांस। फिर मैं इंश्योर करता कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ उनका रेंट उनका अकाउंट में जमा हो जाए और उनको मैसेज कर दूं कि आपका अकाउंट में जमा हो गया विद इन फर्स्ट वीक। एंड आई यूज्ड टू डू इट वेरी वेरी पर्टिकुलरली। अब उसका फायदा क्या मिला, करीब 1 साल बाद उनका ना सैलून था, ठीक है, कोइंसिडेंटली मैं वहां से गुजर रहा था, मैं बोला उनसे मिलता चलो, मतलब सर भैया आपके यहाँ पे इस तरफ ही आया हुआ था तो देखा आपका ही सैलून है, तो अरे बैठ 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 बैठ, पूरा मेरा वो फ्री में हेयर कट और शेविंग मिल गया। एक रिलेशनशिप का गिफ्ट बहुत मिलता है, बट आपको सामने लगा एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना आना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न। तो सामने लगा विश है कि टाइम पे बड़ा मिल जाए तो दे दिया, सामने लगा विश था एडवांस
बिना बोले, उनके बिना मांगे खुद से दे दिया। दैट्स हाउ थिंग्स चेंजेस। ऐसे मेरे जिंदगी में तो हजारों एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको कुछ बताए। दैट्स हाउ रिलेशनशिप की जर्नी स्टार्ट होती है। बदले में कुछ मांगोगे और सामने वाले को कंट्रोल करोगे तो रिलेशनशिप कभी नहीं बनेगी। शुरुआत करनी पड़ती है। अब शुरुआत करते हैं तो एक रिस्क रहता है कि हम जिसके लिए करें वो सामने वाला ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, मेरे ट्रस्ट के लायक है कि नहीं है। वो मेरे साथ फिर भी मैनिपुलेट किया तो ठीक है। आपने किसी बहुत अच्छी लड़की के लिए बहुत कुछ किया, मान लो एक एग्जांपल, और सामने वाले आपको ग्रांटेड लेती रही और आपका अनयूजुअल एडवांटेज लेकर उसने अपना विशेष पूरा किया, और फिर वो ऐसा काम दूसरों के साथ भी कर रही थी। जिस दिन आपको पता चला आपको बहुत दुख हुआ। आपने बहुत जेन्युइनली सब कुछ किया, ऐसा होता है ना बहुत बार, आपने जो किया बहुत दिल से किया, जेन्युइनली किया, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, एक्सपेक्टेशन के साथ किया, और फिर भी सामने वाले ने ऐसा अगर आपके साथ कर दिया तो दे डोंट डिजर्व योर रिलेशनशिप। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एंड ट्राई विद अदर्स। जो गिवर है वो ट्राई करते रहता है। तो अगर मैंने ऐसा किया और कोई सप्लायर फिर भी हमें धोखा दे रहा है, चीटर है वो, तो वो चीट कर रहा है, तो अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो सप्लायर का प्रॉब्लम है। भगवान और उसका हिसाब लेखा जोखा उसका होगा। चीटर लोग को वो देखेगा ना, एवरी कर्मा हैज इट्स ओन रिएक्शन। बट अगर मैं जेन्युइन था तो मैं तो और दूसरा जेन्युइन सप्लायर खोज लूंगा ना। मैं क्यों अटक के रहूंगा? मैं सोचूंगा कि मैंने एक के लिए इतना कुछ किया और मेरे साथ उसने ऐसा किया, अब मैं आज के बाद ये धंधा ही नहीं करूंगा। बच्चे लोग तो यही करते ना, मैं आज के बाद ये जीवन ही नहीं जीऊंगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा लाइफ, इतना बड़ा गिफ्ट गॉड से मिला है, पेरेंट्स से मिला है, अब उसको यूज नहीं करेंगे, कंपनी बंद कर देंगे एक सप्लायर धोखा देगा तो? ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ में आया मेरा तात्पर्य, डीप इनर मीनिंग समझ में आ गया? करेक्ट। इसी तरह से हमें लगा कि हमें कस्टमर्स का भी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, तो एक कंसेप्ट बन गया अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या, आप खुद सोच लो। एज अ कस्टमर क्वालिटी वाला चीज मिले, प्राइस ज्यादा ना लगे, और सर्विस भी मिल जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके कोई सजेशंस हो दे रहा हो तो उसको हम लोग रिस्पेक्टफुली सुन ले। अगर हम वो कर लेते हैं तो रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे वेज है रिलेशनशिप को और एक्सटेंड करने का, बट ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इतना हो तो बस ठीक है, दैट्स इट। अब एप्पल फोन वाला, अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके साथ यही रिलेशनशिप निभाता है। थोड़ी ना आपका बर्थडे में आपको कोई बर्थडे का केक भेजेगा, है ना? थोड़ी ना कोई अपना बेटा का शादी कर रहा हो तो आपको इनवाइट करेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आया आपको? तो दैट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मीटिंग द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, दैट इज ऑल्सो इनफ, राइट? अब ये एक्सपेक्टेशन क्या, ये आइडेंटिफाई करना होता है इवेंचुअली, ये सप्लायर का क्या है, कस्टमर का क्या है, ऐसे अपने दोस्तों में क्या है, आपको फ्रेंड्स में क्या है, मम्मी पापा के साथ क्या है, जिसके साथ रिलेशन बनाना वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सामने वाला एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, टू बी विजिलेंट, अलर्ट। ओके, तो पहले क्या था, खाली परचेज सेल था, फिर वर्जन 2 आया VRM, या बोल सकते हैं SRM, और इधर आया CRM। फिर SRM से भी काम नहीं बना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि SRM पहले आया, फिर VRM आ गया, SRM आया, फिर और एक लेवल पे VRM आ गया, ऐसा कुछ हो गया। आप ये इमेजिन करो। अब आपके पीछे आप लिख चुके थे, काटाकुटी मत करो, बट समझ जाओ, ये VRM आ गया। तो अब क्या हो गया ना कि कंपनी इस कारण से बहुत ग्रो करने लगी, बहुत बड़ी होने लगी, और फिर हम लोग ये देखने लगे कि और बड़ा कैसे करें। तो हम और बड़ा करने के लिए ये खोजने लगे कि जो हमारा कस्टमर है, ये कस्टमर से कस्टमर अगर हम जाएं, कस्टमर 1
से हम कस्टमर 2 के पास जाएं, ये कस्टमर 1 से हम कस्टमर 2 के पास जाएं, देख रहे हैं। अगर हम कस्टमर 1 से कस्टमर 2 के पास जाएं, मान लो कैसे, बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं कि ये कस्टमर किसी और फर्दर किसी को कुछ बेचता है। जैसे कंपनियों में हो ही सकता है ना, ये कंपनी आयरन ओर से ना कुछ बिलेट्स बनाता है और बिलेट्स बेच देता है, फिर वो कस्टमर 2 उस बिलेट्स को गला के कुछ ब्लॉक्स बनाता है, तो ब्लॉक्स कस्टमर 2 को बेच देता है। ऐसे एक पूरा चेन होता है, कस्टमर 2 हो सकता है कस्टमर 3 को बेच देता है, और ऐसे कर करके अल्टीमेटली एंड यूजर तक वो चीज पहुंचता है। मान लो जैसे आयरन ओर का एग्जांपल मैं लूं, तो ये आयरन ओर है, उससे वो बनाता है आयरन ओर से क्या बनाता है, बिलेट्स, आयरन बिलेट्स, बिलेट्स बोलते हैं, बिलेट्स मतलब छोटा छोटा चक्की जैसा। फिर उसको गला के ये कोई कास्टिंग्स बना देता है, कास्टिंग्स मतलब कोई ब्लॉक्स, कोई शेप दे देता है उसको। फिर उस कास्टिंग से मान लो कोई वायर बनाता है, उस कास्टिंग से ये रॉड भी बना लेता है, वायर और रॉड बनाता है। उस वायर और रॉड से मान लो कोई मोटर कार बनाता है, गाड़ी बनती है। उस गाड़ी से फिर एंड यूजर जो गाड़ी खरीदता है वहां तक गाड़ी आगे जा रहा है। जैसे टाटा ने पूरा ये सब कर रखा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बिलेट्स बनाता है, फिर कास्टिंग्स भी बना देता है, वो उसका इतना बड़ा डिवीजन हो गया। फिर उसका टाटा स्ट्रक्चरा बोल के यूनिट है, तो टाटा स्ट्रक्चरा रॉड वायर्स बनाता है, ठीक है, पाइप्स ट्यूब्स बनाता है। फिर वो लोग टाटा मोटर्स में बेच देते हैं, तो कस्टमर 3 है उसका। तो ये लोग क्या करते हैं, इवेंचुअली ये जो प्रोडक्शन होता है उसको और बड़ा करने के लिए कस्टमर 1 से कस्टमर 2 तक एक्सटेंड करते हैं, 2 से 3 तक एक्सटेंड करते हैं। मतलब दिखते कि ये वाला काम भी हम लोग अपने यहां पे करके इसका जो कस्टमर है उसको गुड्स बेचे। फिर देखते ये वाला काम को हम लोग अपने यहां पे करके इसका जो कस्टमर है उसको गुड्स हम ये बेचे। हम आने वाला जो नेक्स्ट कस्टमर है उसका काम अपने यहां पे ही कर लें और उसको गुड्स बेचे, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये जब हम कर रहे हैं तो इसको हम लोग बुलाते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बुलाते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इसी तरह से सप्लायर में भी पीछे पीछे कितना ही सप्लायर हो सकता है, सप्लायर का भी कोई सप्लायर होगा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जब ये सप्लायर इससे खरीद रहा है, ठीक है, ये वाला सप्लायर जो ब्लू वाला सर्कल किया हुआ है, ये मान लो सप्लायर 1 है, तो ये मान लो सप्लायर 2 है। तो सप्लायर 1 अगर सप्लायर 2 से खरीद रहा है तो सप्लायर 1 वाला काम भी हम ही लोग कर ले और हम लोग डायरेक्ट सप्लायर 2 से खरीदे तो उसको अपने बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, BWD लिख रहा हूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, ये स्कोप जो है पूरा बड़ा होते जा रहा है। नहीं, पहले अपना कंपनी से खाली परचेज सेल कर रहे थे, फिर उसको लगा SRM CRM में भी कन्वर्ट करो, तो रिलेशनशिप बन गया, तो ग्रो करने लगे तो SRM से VRM भी बन गया। फिर क्या हुआ, हम लोग ग्रो करने के लिए कस्टमर का काम करने लगे कि उसका कस्टमर को बेचे, उसका कस्टमर का काम करने लगे उसका कस्टमर को बेचे। इधर सप्लायर से माथा लगाने लगे कि वो जिससे लेता है वो अपन भी करने लग जाए, उससे अपने लेने लग जाए, फिर वो जिससे लेता है उससे अपन लगने लग जाए। तो कितना पीछे जा सकते हैं और कितना आगे जा सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर करके कंपनी का स्पैन को इतना बड़ा कर दिया कि सारा कुछ पूरा इंडस्ट्री ही अपन का है, समझ गए। तो अब ये जब इतना स्पैंड कर गए हैं तो इन पूरे कड़ी को जोड़ के रखना है ना। ये कड़ी जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग छोटा छोटा डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। पहले कि डिपार्टमेंट A बनाया वो सप्लायर 1 का काम करेगा, डिपार्टमेंट B बनाया वो सप्लायर 2 का काम करेगा। ऐसे कस्टमर 1 2 3 जो है सबका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा। कस्टमर 1 के लिए एक डिपार्टमेंट X है, कस्टमर 2 का डिपार्टमेंट Y है, जिसके में कुछ लोग डेप्यूट किए हुए हैं और वो लोग वो वाला काम करके दे रहे। फिर वो डिपार्टमेंट भी इतना बड़ा हो जाता है इवेंचुअली कि वो कभी कभी कंपनी का रूप ले लेता है, एक अलग से कंपनी का निर्माण करना पड़ता है।
तभी वो डिपार्टमेंट चलेगा, नहीं तो वो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। वो लोग जो चलाने वाले हैं वो बोलते हैं हम चलाएंगे नहीं। क्यों कंपनी निर्माण करना पड़ता है? क्योंकि उनको अपना मेहनत के लिए कुछ वेरिएबल रिवॉर्ड चाहिए, प्रॉफिट्स का परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट अलग निकालने के लिए तो फिर अलग कंपनी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो जाता है, जैसे टाटा ने किया। टाटा स्टील अलग, टाटा ट्यूब्स अलग, तो टाटा मोटर्स अलग, इसलिए किया कि सबके चलाने वाले लोग जो हैं वो लोग प्रॉफिट को बढ़ाएं, और प्रॉफिट के ऊपर परसेंट ले जाना है तो वो भी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट। समझ में? बट जो टाटा शुरू किया है, टाटा सन्स मान लो, उसका काम है कि इन सबको जोड़ के रखना है। ठीक है, तो अब वो जोड़ेंगे कैसे? बेसिकली वो दिमाग में ही जोड़ रहे हैं और पेपर में लिख के देख सकते हैं, और ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं कि सब जुड़े रहें। ये जो पूरा नेटवर्क है जो फर्स्ट सप्लायर से एंड कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचा रहा है, पूरा इंडस्ट्री में, वो पूरा नेटवर्क को सप्लाई चेन बुलाते हैं। ठीक है, और इस सप्लाई चेन में देखा यह जाता है कि जो डिफरेंट डिविजन्स है वो डिफरेंट कंपनीज होते हैं इन जनरल, और सब एक दूसरे से कस्टमर या सप्लायर का रिलेशन रख के रखें। और आपको इस सप्लाई चेन पे कंट्रोल लाने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही तू करेगी। ठीक है, कबीर सिंह नहीं बनना है कंट्रोल लाने का मतलब। कंट्रोल लाने का मतलब है प्यार। ऐसा प्यार रखना है कि सब आपके प्रति लॉयल रहे, आपके लिए मिलके काम करे, दैट्स इट, बिना बोले। ऐसा कंट्रोल चाहिए हमें, जिससे रिलेशनशिप वाला प्यार से काम हो, डरा के धमका के कुछ नहीं करना है। तो वो पूरा कंट्रोल आएगा जिस प्रोसेस से, जितना जो बुद्धि लगाना पड़ेगा, वो बुद्धि को ही बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मतलब ये पूरा कनेक्शन, और मैनेजमेंट मतलब कि इस पूरे सप्लाई चेन में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पे रिलेशनशिप मेंटेन करके उनसे अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करा लेना, मतलब इंश्योर करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। राइट? इन जनरल ऐसा फोकस करने से क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द सिस्टम और सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स आउटसाइड द सिस्टम बना रहता है। एक फ्लो बना रहता है ऐसे करके, जैसे स्ट्रीमलाइंड है, सब कुछ आराम से चल रहा है। मतलब आप हर सप्लायर से जुड़े हुए भी हैं, तो आप हर कस्टमर से भी जुड़े हुए हैं, उनका नीड भी आपको मिल रहा है, उनका सजेशंस भी आपको मिल रहा है, और सब मिलके ऐसा लग रहा है कि एक सिस्टम पूरा आपके लिए बना हुआ है जो ऑटोमेटिक रूप में चल रहा है। दिस इज फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंसेप्ट अगर समझना हो तो ये इससे बढ़िया, इस और सिंपल कोई कंसेप्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, आई होप द फंडा इज क्लियर है कि नहीं। पढ़ते हैं आगे इसमें क्या बोल रहा है, क्या हम लोग को और सिखाना है। बहुत सारी कंपनियों में सप्लाई चेन वर्ड यूज नहीं करके ना वो लोग कमर्शियल टीम बोल रहे थे आजकल। बट वर्ड कमर्शियल क्या है ना, थोड़ा सा पिंच करता है। लोग कमर्शियल वर्ड मतलब समझते हैं कि आदमी मैनिपुलेट करेगा, बट आज भी बहुत सारे जगह कमर्शियल टीम बोल के चलता है। बट थोड़ा इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी हो गया सप्लाई चेन। आपने टिम कुक का नाम सुना है क्या? टिम कुक, टिम कुक नाम नहीं सुना तो क्या किया? टिम कुक CEO ऑफ एप्पल है अभी। इनका एक्सपर्टीज क्या है? इनका एक्सपर्टीज क्या है? खोज के निकालना।
स्टीव जॉब्स उनको खोज के लाया था। And he was placed in Apple for looking after supply chain। Apple में ना वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये टिम कुक को सीईओ कैसे बना दिया? इसलिए बना दिया बिकॉज ये है ना पूरा वर्ल्ड घूम घूम के खोज के पता लगाया कि कहाँ से रॉ मटेरियल्स उठा सकते हैं और कहाँ से प्रोडक्शन करा सकते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराना है। पूरा एक फ्लो को सजाया अपना दिमाग लगा लगा के, सिर्फ ये पढ़ाई को माध्यम से, जिससे एप्पल इवेंचुअली एक वर्ल्ड लेवल का कंपनी बन पाया। ठीक है, सप्लाई चेन आप ऐसे सोचो ना, आप घर में जो भी सामान यूज कर रहे हो वो कहां बन रहा है आपको आइडिया भी है, अंदाजा भी है, बट वो आपके पास आ गया है। ये पूरा सप्लाई चेन का देन है। टीवी में एक दिन नया ऐड देखा अचानक, विक्स बेबी रब, बच्चों के लिए विक्स, क्योंकि जो विक्स लगाते थे पता चलता था बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उसमें तेज ज्यादा होता है, तो विक्स बेबी रब करके आया। ऐड आज ही देखा तो सोचा चलो शाम को थोड़ा टीवी देख लिया, तो बाहर जाते शॉप में मिल रहा है तो ले आते हैं। आज ही ऐड देखा जैसे पहली बार, और बाहर गया शॉप में, पूछा विक्स बेबी रब है, बोलता है मिल गया, लेके आ गया। देखो ऐड में मिल गया। तो ऐड आया उसके पहले ही दुकान में बेटा पहुंचा दिया, वो कब बना लिया होगा। ये पूरा सप्लाई चेन का देन है कि हमारे पास चीजें एक्सेसिबल है। कोविड टाइम में कोवैक्सीन या कोविड शील्ड जो वैक्सीन लग रहा था पूरा इंडिया को, रूरल जगह तक, कहाँ से वैक्सीन का फॉर्मूला आ रहा है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे रूरल जन जनार्दन तक पहुंच रहा है, ये भी सप्लाई चेन है। इसके ऊपर बुद्धि लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। गली गली में कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, गली गली में चिप्स का पैकेट मिल जा रहा है, कहां बन रहा है और कहां मिल रहा है, इमेजिन करो। It's all because of knowledge of this। अब खाली नॉलेज से नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन कर करके वो कंपनीज इसको अचीव कर पा रहा है। ठीक, तो आजकल कॉन्सेप्ट आ गया ग्लोबल सप्लाई चेन का। क्या कॉन्सेप्ट आ गया है? ग्लोबल सप्लाई चेन का। चलो पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सीवियर कंपटीशन, इंक्रीज कस्टमर अवेयरनेस, rapid changes in technology and other geographical factors have rapidly changed the business environment, है ना? In the new business horizon, traditional management approaches often fail to deliver। अगर आप इस बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे हो, पुराना अप्रोच से आप रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे। इसलिए मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड दैट द बिजनेस आर मियर पार्ट ऑफ अ बिगर होल, द सप्लाई चेन। जो भी बिजनेसेस हैं वो एक बिगर सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। आप ये जो है, आप एक बड़े सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। अब ये है कि आप पूरा सप्लाई चेन का सब काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो अलग चीज है, बट आप एक सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। Thus we have a situation where the success of an organization depends not only on the growth of organization but also on efficiency and effectiveness of the whole supply chain। अगर ये सप्लाई चेन में फ्लो ठीक से नहीं चल रहा है तो एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है। एफिशिएंसी मतलब बिना वेस्टेज के सारा काम हो रहा है, और इफेक्टिवनेस मतलब जैसा डिजायर्ड रिजल्ट है वैसा आ जा। ठीक है, द सिंपल रूल ऑफ सर्वाइवल एंड सक्सेस इज सिंक और स्विम विद द सप्लाई चेन। मतलब जियो और मरो सप्लाई चेन के साथ। It was first noted in an article written by Oliver and Weber in 1982, which appeared in Financial Times. The authors used the term to describe a whole array of activities performed by the organization in procuring and managing supplies। Author ने कैसे describe किया what is supply chain? The whole array मतलब range of activities जो हम लोग perform कर रहे हैं in procuring and managing supplies।
प्रोक्योर करना सप्लाई को और मैनेजिंग करना सप्लाईज को, बट इसमें जितना एक्टिविटी हो सके सब इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, सप्लाई चेन क्या होता है? तो सप्लाई चेन में से यहां से कुछ डेफिनेशन खोज के निकालेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये होता है नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल खरीदो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन भी करो इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू कस्टमर्स, लेके आओ, प्रोड्यूस करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सप्लाई चेन मतलब खाली इधर और इधर का बात नहीं है, खुद भी सप्लाई चेन का ही हिस्सा है हम लोग। तो इसमें क्या बात बोला, नेटवर्क एक वर्ड है, कीवर्ड, फैसिलिटीज कीवर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन कीवर्ड है, ठीक है। और इसमें 3 काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है प्रोक्योरमेंट, दूसरा काम हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा काम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सप्लाई चेन के नेटवर्क में सारे तरह के वेंडर्स आ जाते हैं, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेज, रिटेलर्स, कस्टमर्स भी सप्लाई चेन का पार्ट माना जाता है, एंड यूजर तक। इन द सप्लाई चेन द लिंक्स आर द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, ये लिंक बनते हैं, इनको लिंक बोलते हैं। पार्टिसिपेटिंग कंपनीज जो सप्लायर 1, सप्लायर 2 बन के आ रहा है, ये है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। These are also referred as the supporting companies. This can either on the upstream side of the material flow and are referred to as supplier, है ना, जो जैसे कंपनी है तो ये सप्लायर्स साइड में जो है उसको अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, इसका एक और वर्ड है अपस्ट्रीम, ओके। और डाउन साइड में जो होगा कस्टमर साइड होगा, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जिस कंपनी को पकड़ के आप अपना सप्लाई चेन बना रहे हो उस कंपनी को OEM बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या OBM बोलते हैं, ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर, या फिर इसको फोकल कंपनी भी बोलते हैं, इसको फोकल कंपनी भी बोलते हैं। जैसे OEM हो गया जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और OBM हो गया जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बस जैसे एप्पल एग्जांपल के लिए, एप्पल मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो करवाता है, वो ब्रांड ओन करता है। OEM हो गया मे बी ऐसा कंपनी जो खुद से बनाता है, मे बी सोचो L&T, लार्सन एंड टर्बो, जो खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बट आजकल सबको है ना ब्रांड मैन्युफैक्चर पे ज़्यादा जाना चाहते हैं, बोलते खुद से क्यों करे। L&T भी काम उठा लेता है बट काम किसी और से करवाने लगा है, खुद का कुछ मशीन नहीं, खुद का कुछ भी नहीं। तो अगर आप खुद से सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप OEM कहलाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आप आउटसोर्स करके कराते हैं, तो आप OBM कहलाएंगे। अगर आउटसोर्स्ड है ऑल प्रोडक्शन तो OBM कहलाएंगे। समझ में आया आपको? यहां पे भी एक फ्लो बनाया हुआ है जो आपको समझ में आ ही गया होगा। सप्लाई चेन को इंडस्ट्री वैल्यू चेन भी बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू चेन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री वैल्यू चेन। क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री वैल्यू चेन। खाली वर्ड वैल्यू चेन गलत लिखा हुआ है, इंडस्ट्री वैल्यू चेन सही वर्ड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड चेन, क्योंकि यहां पे हर कोई एक दूसरे से कुछ डिमांड कर रहा है। ये इससे डिमांड कर रहा है, इससे डिमांड कर रहा है, ये इससे डिमांड कर रहा है, फिर ये इससे डिमांड कर रहा है, ये इससे डिमांड कर रहा है। ये गुड्स की बात हो गई और ये पैसों की बात हो गई। ये इससे पैसा डिमांड कर रहा है, इससे पैसा डिमांड कर रहा है, ये इससे डिमांड कर रहा है, ये इससे डिमांड कर रहा है, इससे डिमांड कर रहा है ना। तो मनी दे मनी दे मनी दे, इधर माल दे माल दे माल दे, गुड्स दे गुड्स दे गुड्स दे। क्या समझे? सप्लाई चेन में 4 तरह का फ्लोज होता है, उसको 4 इंट्रिंसिक फ्लोज बोल सकते हैं।
मतलब इस पूरे चेन में 4 चीज फ्लो कर रहा है। एक मटेरियल फ्लो, मटेरियल समझ ही गए होंगे। मटेरियल यानी जो भी यहाँ से आउटपुट बन के आ रहा है वो इसका मटेरियल, यहाँ का आउटपुट इसका मटेरियल, यहाँ का आउटपुट इसका मटेरियल, तो मटेरियल फ्लो हो रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब क्या चाहिए बताओ, जानकारियां, कब डिलीवरी जाएगा, वो सब इंफॉर्मेशन। फिर फाइनेंस फ्लो हो रहा है, रुपया पैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फिर कमर्शियल फ्लो मतलब क्या हुआ, कमर्शियल मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है कोई ना कोई, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब है बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मली सप्लाई चेन में ना अगर एक ही कंपनी का भी सारा डिवीजन है तो भी हम लोग मानते हैं कि वो सब कंपनी अलग अलग बन गया है, ऐसा नहीं कि वो खाली एक डिवीजन की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो इसलिए ऐसा अजम्पशन रहता है कि ओनरशिप ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है। कमर्शियल फ्लो मतलब ट्रांजैक्शन चेंज हो रहा है। फाइनेंस फ्लो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, रुपया जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन, है ना, रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, फिर डिलीवरी डेट्स, डिलीवरी कम्युनिकेशन, वो सब जानकारियां फ्लो हो रही है। अगर ये चारों में से कोई भी एक बोलते बंद हो जाएगा ना तो सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो जाएगा। चारों चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये 4 जो हैं 4 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न भी हैं। ये 4 इंट्रिंसिक फ्लो आर ऑल्सो 4 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। एक भी बंद हो गया तो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको 4 फंक्शंस भी बोल सकते हो आप। फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन। ओके, चीज समझ में आ रही है कि नहीं? इजी लग रहा है ना पूरा जानकारी लेने के बाद? तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो यहां पे लिखा हुआ है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन तो सीख लिया, मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट का बुद्धि यूज करके सारा लिंक्स और कनेक्शंस और ये फ्लो को बेटर करना, रिजल्ट अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करना। तो इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस लिंक्स अमॉन्ग द वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन सप्लाई चेन टू अचीव द बेस्ट मिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉर द मार्केट बीइंग सर्व्ड। थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर यही लिखोगे तो नंबर मिलेगा, अगर आप उल्टा पुल्टा डेफिनेशन लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। चेन मतलब है लिंक, और यहां पे कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंक्स है टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, to achieve best responsiveness and efficiency। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन में इट इज बेसिकली आर, सी एंड आई, 3 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आर सी आई से याद रखेंगे। आर इज टू कंफर्म टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। सी इज फॉर बिकमिंग कॉस्ट इफेक्टिव। सप्लाई चेन में अगर वेस्टेजेस होने लगेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा। एंड आई इज फॉर integration of every units in the supply chain so that everyone is well aware of everything what is going on, ठीक है। नहीं तो कोई भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर पड़ गया, रिटेलर कमजोर पड़ गया तो एंड यूजर सफर करेगा। एंड यूजर ही नहीं मिलेगा अगर तो सारा बनाया हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो हर कड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्टिव सर एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखना है, हाँ एक बार आपको सेंटेंस अपना समरी में उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो कीवर्ड से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं तो चलेगा। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? कस्टमर रिक्वायरमेंट को लेकर
तो अपना मन से सेंटेंस बना लीजिएगा ना, कस्टमर रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन फोकसेस ऑन मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, बस। कॉस्ट इफेक्टिव सेंटेंस, सप्लाई चेन वर्क्स ऑन मेकिंग द सिस्टम मोर कॉस्ट एफिशिएंट। सेंटेंस बनाना तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो कंपोनेंट्स में 5 कंपोनेंट है, ठीक है, 5 कंपोनेंट्स है, और यूनिट्स बोल सकते हो, जैसे ऊपर में भी बोला था, यहां पर भी अगर आप ध्यान देंगे, कहां पर था, ये देखो, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउसेज, रिटेलर, कस्टमर, तो वही कंपोनेंट्स है, बस उसको थोड़ा 5 में कन्वर्ट कर दिया। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर करना है, इन्वेंट्री मतलब वेयर हाउसिंग करना है, लोकेशन मतलब कहां पे प्रोड्यूस करेंगे और कहां पे स्टोर करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ ही रहा है, और इंफॉर्मेशन मतलब समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा सा देखते हैं, प्रोडक्शन मतलब वही प्रोड्यूस करो जो मार्केट चाहता है, एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। अब यहां पे ना बहुत गजब चीज हुआ, एक एग्जांपल, मेरे पास इतना सारा ना आप ले लेके थक जाओगे, बट आपका प्रॉब्लम क्या पता है, आप लोग बोलते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरा एग्जाम है, मेरा अभी का भी मेरे को तो बस खत्म करना है और अभी का भी एग्जाम देना है। लंबा कोई पढ़ाता है तो आप लोग बोलते हो कि यार लंबा पढ़ाता है, मत पढ़। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, लंबा कोई नहीं पढ़ाना चाहता, अपना टाइम ज्यादा क्यों देंगे हम इसलिए टाइम देना चाहते हैं कि आपको चीज याद हो जाए, एग्जाम्पल स्टोरी से याद हो जाता है। ये स्टोरी आप भूलोगे नहीं, मेरा सब रिलेशन वाला सप्लाई चेन कभी नहीं भूलोगे आप, एप्पल का कभी नहीं भूलोगे आप। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देने दो यार। प्रोडक्शन में एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। पहले के जमाने में हम लोग जब आटा घर में लाते थे तो आटा का सिस्टम क्या था, गेहूं खरीद के लाते थे, उसको छानते थे और फिर उसको जाके पिसाते थे चक्की पे, और चक्की वाले को बोलते थे भैया मोटा आटा देना, ऐसा बोलते थे, मोटा आटा देना। चक्की पे जाके पिसाते थे और बोलते थे मोटा आटा देना, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि किसी को एक धंधा सूझा कि लोग आटा घर में जो यूज करते हैं उसके लिए चक्की पे जाके पिसाते हैं, चक्की में लाइन लगती है बहुत बार, ठीक। तो चलो एक बहुत बड़ा चक्की बनाते हैं आटा, और गेहूं जो है किसानों से भर भर के खरीद लेंगे, और खाली डायरेक्ट किसान से जरूरी नहीं होता है, उसके भी बीच बीच में ठेकेदार होता है, गेहूं के भी ठेकेदार होता है, तो उनसे खरीद लेंगे और बड़ी चक्की में पीसेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीसेंगे, तो आटा का कॉस्ट भी थोड़ा सा कम आएगा और लोगों को आटा बेचेंगे भर भर के, एक एक घर में 100-100 किलो आटा लगता है। ऐसा किसी ने मार्केट स्टडी किया, और मार्केट का रिक्वायरमेंट भी था क्योंकि चक्की किसी के घर के आसपास नहीं भी होती थी, है ना। जैसे अब जो मान लो आप कल बेंगलोर में चल गए, आप मुंबई चले गए, अब कहाँ चक्की खोजते फिरोगे, आटा तो चाहिए, रोटी तो खाना है। तो उन लोगों का तो बहुत हेल्प हुआ जिनके आसपास चक्की था ही नहीं, तो आटा खोज ही नहीं पाते थे, उनको दूसरा चीज पे डिपेंड होके रहना पड़ता था, राइट। तो आटा का जब पिसाई होता है तो उसमें जैसे चक्की में ना छलनी लगा रहता है, तो छलनी में जो मोटा मोटा भूरा होता है वो भूरा को चोखर बोलते हैं, चोखर। तो चोखर हिसाब से आटा में मिला दिया जाना चाहिए, हिसाब से वो आटा में मिला दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस चोखर में बहुत न्यूट्रिशन होता है और उस चोकर में बेसिकली फाइबर होता है। वो अगर हम रोटी के साथ खा लेते हैं तो रोटी पेट में जाके इंटेस्टाइन में चिपकता नहीं तो इंटेस्टाइन में रोटी
चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। ठीक है, तो पहले जो चक्की में पिसाते थे उनको मालूम था, तो इसलिए जो आटा चक्की का बिजनेस किए वो लोग भी वो करते थे और वो डाल के दे देते थे। अब आटा चक्की वाला इतना बड़ा मशीनरी लगाया है, इतना थोक में गेहूं खरीद रहा है और इतना वर्कर लगा रखा है, तो क्या चाहेगा उसका कस्टमर? भर भर के आटा खरीदे, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? 100 किलो की जगह आप 200 किलो खरीद लो तो डिस्काउंट ऑफर, ये ऑफर, बहुत सारा बड़ा बड़ा पैकेट तरह तरह का बना के ला रहा है। अब हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो खरीदने वाले हैं बोले इतना आटा रखते हैं, फिर आटा को तो खोल के यूज करना होगा पैकेट को, तो उसका कीड़ा लग जाता है वहां पर। पता नहीं कीड़ा कहां से आ जाता है, आटा के अंदर ही जाके बैठ जाता है, फिर वो आटा फेंकना पड़ता है। इसलिए हम लोग को छोटा पैकेट दो भैया, हमको बड़ा पैकेट नहीं दो। बट कंपनी क्या चाहती है, आप बड़ा पैकेट खरीदो। बड़ा पैकेट खरीदे तो कीड़ा लग जाए, तो करे क्या? तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमको ज्यादा खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीड़ा नहीं लगना चाहिए। तो इसके बाद ये जब खबर घूमते घूमते रिटेलर से, मतलब फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी के पास पहुंचा, तो माथा लगाया गया कंपनी में, क्या करा जाए, कैसे कीड़ा लग रहा है, कैसे कीड़ा लग रहा है। तो समझ आया R&D कर करा के कि ये जो चक्की से पीसने के बाद जो चोखर ऊपर में बच रहा है, भूरा भूरा जो आटा में मिला देते हैं, वो आटा से हटा दे अगर, तो उस पे कीड़ा नहीं लगता है। ऐसा उन्होंने कहीं R&D कर करके देखा है, कोई बाई चांस कहीं क्लिक करा होगा या किसी ने बताया होगा, वो अपने को नहीं पता, बट एक स्टोरी बनाया जा सकता है इस पे भी। तो फिर उन्होंने थोड़ा आटा को पैक करके दिया बिना चोकर के। तो बिना चोकर वाला आटा थोड़ा पतला होता है, बिना चोकर वाला आटा थोड़ा सादा दिखता है, उसकी रोटियां जो होती है वो वाइट वाइट दिखती है ज्यादा। और वो वाइट वाइट रोटी का ना एक अलग एड बना दिया कि रोटी हो तो ऐसा, अरे क्या सफेद सफेद रोटी होता है, मजा आ जाता है। तो लोगों लगा सफेद रोटी ज्यादा बढ़िया है और ये आटा खरीदो, इसमें कीड़ा भी नहीं लगे, उसका एड्स बन गया। तो वो आटा ज्यादा खरीदने लगे। अब लाके लोग, हम लोग भी रखते हैं आटा पैकेट पैकेट, और कीड़ा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें चोकर नहीं होता है। समझ में आया? तो एज पर रिक्वायरमेंट चीजों को मैन्युफैक्चर करना यदि आपकी कंपनी को आ गया तो आपकी कंपनी मार्केट हत्या लेगी। यह है प्रोडक्शन का साइंस। रिक्वायरमेंट मतलब इंफॉर्मेशन है, ये फ्लो होके आना चाहिए आपके पूरे सप्लाई चेन से। कस्टमर जाके कंपनी में तो नहीं बोलता है, कस्टमर जाके रिटेलर को बोलता है, रिटेलर जाके डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर जाके कंपनी के मैन्युफैक्चरर को बोलता है, मालिक को बोलता है। कंपनी फिर उस पर माथा लगाती है, वो किसी वेंडर को रखती है, किसी को लाती है, बोलते है बताओ इसमें क्या करे, कोई कंसल्टेंट को लेके आती है। तो सब मिल के काम करते तब कंज्यूमर के पास कोई चीज पहुंच रहा है। अब कस्टमर क्या ना, देखो बेचारा भोला भाला होता है। जैसे आप लोग बच्चे हो, आप क्या भोले भाले बच्चे हो, आपको मालूम ही नहीं आपके लिए अच्छा क्या है, जल्दी पढ़ाओ, आप ऐसा सोचते हो। वैसे कस्टमर सोचता है कि बस खराब नहीं हो, ज्यादा खरीद भी लूं, बस वो सोचता है। बट अल्टीमेटली इसके पीछे का एक साइंस होता है कि खाना हम लोग जो खाते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो खराब नहीं हो इसलिए उसका खाना को खाना है। उसका उद्देश्य वो खाना अंदर जाके बॉडी में पचना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, और जो डाइजेस्ट ना हो वो निकलना चाहिए। अगर ये साइंस समझ में आ जाती है तो आप वो जो खा रहे हो उसका मतलब आपके अंदर आ रहा है। अब बात यह है कि आटा बिना चोखर वाला आप जो खाते हो, सिंस उसमें फाइबर मिसिंग हो जाता है तो वो आटा पेट में जाके चिपक जाता है। तो जो लोग आप देखना रोटियां ज्यादा खाते हैं, जो भी लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, बोलते हैं ना मैं तो बस रोटी खाऊं, मैं तो खाली रोटी खाता हूं, उनके घर में यदि आटा ये बाजार से पैकेट वाला आ रहा है बिना चोखर वाला, तो उनके घर में कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, मोटापा, शुगर,
या ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो खाना आ रहा है वो फाइबर वाला, पौष्टिक वाला खाना नहीं आ रहा है, और वो जो आटा खा रहे हैं उसमें कुछ पौष्टिक बचा ही नहीं, न्यूट्रिशन बचा ही नहीं कि वो जाके हजम हो, वो जाके पेट में चिपक जाता है जगह जगह, इसलिए पेट फूल जाता है, मोटापा आता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बॉडी क्या करता है ना, जब देखता है कोई फूड ऐसा आ गया जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे या पुश आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फूड को ही फैट बना बना के जगह जगह डिपॉजिट करता है, और बहुत सारा तो इंटेस्टाइन में ही स्टोर्ड रह जाता है। दिस हैपेंस। अब आपका रिक्वायरमेंट है खराब ना हो, आपने रिक्वायरमेंट रखा ही नहीं कि खाना पचना चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट रखना था डियर कस्टमर कि खाना पचना चाहिए, और छोटा छोटा पैकेट में दो, भले ही थोड़ा दाम ज्यादा ले लो। कंपनी को ज्यादा ज्यादा बेचना था, आपको चाहिए था कि ज्यादा खरीद लेंगे लेकिन खराब ना हो, तो बस आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, लेकिन एट द एंड आपका शरीर खराब हुआ। तो आइडियली आटा चक्की पे जाके पिसाओ, चोखर वाला खाओ और जिंदगी मस्त जियो, तो आप ज़्यादा सुखी रहोगे। और ऐसी कोई कंपनी आ गई जो इस चीज़ को वापस समझेगी तो कंपनी और नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगी। अभी तो जैसा रिक्वायरमेंट है चीज़ वैसा चल रहा है। समझ में आया? याद रहेगा स्टोरी? तो घर में देखो जाके आटा चोखर का क्या कहानी आपके घर पे चल रहा है। और घर में रोटियां ज़्यादा खाते हैं तो कितनों को घर में कॉन्स्टिपेशन है, कितनों को घर में मोटापा है, कितनों को घर में ब्लड प्रेशर या शुगर का बीमारी हो रहा है। ठीक करना है तो आटा ठीक करो, जाके वीडियो दिखाओ, घर में सबको बिठाओ, ये पार्ट सबको सुनाओ, ठीक है? थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, अपनी जिंदगी को ठीक करो, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक होता रहेगा। चलो नेक्स्ट। तो ये प्रोडक्शन का क्या कंसेप्ट था? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट, ठीक है? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। इसमें मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मतलब कब कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में किस मशीन में बनेगा, पूरा डिटेल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल बनते हैं। विच टेक्स इनटू अकाउंट कैपेसिटी, वर्कलोड बैलेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग। तो ये आप लोग जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, वो पूरा चीज ये पूरा प्रोडक्शन केटर कर रहा है। सेकेंड है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पे इन्वेंट्री का जो क्वांटिटी है वो ऑप्टिमल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है? आपके पास थोड़ा सा बफर होना चाहिए, कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको मीट कर पाए। सप्लाई चेन में कोई भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, अगर आपके पास इन्वेंट्री रहा तो आप बच जाएंगे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा रखोगे तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्टिमल इन्वेंट्री जो आप लोग मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़े हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड क्या है? लोकेशन। थर्ड क्या है? लोकेशन है। व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज लोकेशन। तो लोकेशन क्या है? लोकेशन फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री। फैक्ट्री का लोकेशन और वेयर हाउस का लोकेशन। अगर ये बहुत दूर हो गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा आपका, और कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस में प्राइस आप बढ़ाओगे, प्राइस बढ़ाओगे, कस्टमर खरीदेगा नहीं तो फिर लॉस होंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट इफेक्टिव मोड में होना चाहिए। आजकल बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगी है ना? आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द ऑप्टिमम वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स होना है, डिस्टेंस मिनिमम वाला होना चाहिए, ऑप्टिमल डिस्टेंस नेविगेशन से चूज करेंगे। बहुत सारा वेज है इसके ऊपर, किस साइज का व्हीकल होगा। फिर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर जो पढ़ते हो वो एल्गोरिदम यूज करके किस फैक्ट्री से कितना, कौन सा वेयर हाउस में कितना ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है? इसमें डिले नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेंट्री डिस्कस प्रीवियसली इज रिलेटेड विद द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिजल्ट्स इन डिलेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड अनसर्टेन
uncertainty in transportation. The uncertainty may be countered with higher stock levels, which will increase the cost of investment in inventory. Thus, deciding upon mode of transportation is crucial to the success of supply chain. तो यहाँ पे क्या लिखा है उसको समझो. यहाँ पे बोल रहा है कि आप ज़्यादा सस्ता वाला मोड पे भी चल जाओगे तो क्या होगा, गुड्स देरी से पहुंचेगा, उसमें इशू हो सकता है. अगर गुड्स देरी से पहुंचेगा तो फिर इन्वेंट्री ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो अनसर्टेनिटी को आप मीट कैसे करोगे. इसलिए सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी क्रिटिकल. तो बेसिकली यहाँ पे आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो. एग्जाम में आपको क्या करना है, 5 कंपोनेंट को हाईलाइट करना है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अंदर में अपने भाषा में कुछ भी जो सही है वो लिख के आ सकते हो. तो आप ये वर्ड खाली हाईलाइट करना, कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, बट इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू डिले. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए बट डिले नहीं होना चाहिए. अगर डिले होगा तो क्या होगा, इफ डिले मोर इन्वेंट्री विल बी रिक्वायर्ड. मोर इन्वेंट्री तो उससे कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा. फिर इंफॉर्मेशन का क्या बोला जा रहा है, इंफॉर्मेशन इज स्मूथ फ्लो होना चाहिए जिससे कि हम लोग फटाफट डिसीजन ले पाए कि हमें करना क्या है. तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, इट्स अबाउट faster and effective decisions about what to produce, how much to produce, where to locate, and how best to transport it. Information is basically the backbone of everything that we do. Production कितना करना है, इन्वेंट्री कितना रखना है, लोकेशन क्या होगा, सबके पीछे जो जानकारियां आपको मिलती है जिससे आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या बेस्ट होगा, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. फिर एक और पॉइंट है यहाँ पर, मार्केट को लेके बोल रहा है. तो मार्केट में जब अपने जाते काम करते तो मार्केटिंग का काम भी सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है. मार्केटिंग करने का मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट का उस तरह से डेवलपमेंट करना है जिससे कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए. मार्केटिंग का इस तरह से फुलफिल क्या बोलते हैं, इस तरह से प्रोडक्शन करना है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए. तो 2 तरह का मार्केट नॉर्मली लोग सोचते हैं, एक मास मार्केट सोचते हैं, एक निश मार्केट सोचते हैं. मास मार्केट क्या होता है कि हम लोग भीड़ को कैटर करेंगे, लार्ज पब्लिक को कैटर करेंगे. तो उसमें हम लोग को कॉस्ट लीडरशिप फोकस करना पड़ता है. अगर भीड़ को कैटर करना है तो भीड़ के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, आपको कॉस्ट को कम करने पर फोकस करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप मतलब आपको लो कॉस्ट पे काम करना है. तो सब उसी तरह से डिसीजन मेकिंग किया जाएगा सप्लाई चेन का पूरा, कि सब चीज़ सस्ता कैसे हो, महंगा करने का काम ही नहीं. और इसके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको करते रहना है, हर समय देखते रहना है कैसे कॉस्ट बच जाएगा. जैसे एग्जांपल में आइकिया फर्नीचर. आइकिया एक ऐसा फर्नीचर स्टोर है इंडिया में, अभी हैदराबाद में, जो वर्ल्ड का सबसे सस्ता फर्नीचर बेचता है. ठीक है, बट वो कॉस्ट कम कैसे करता है, इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी है. वो पैकिंग नहीं करता फर्नीचर का. ठीक है, वो बोलता आप अपने से लेके चले जाओ. वो डिलीवरी नहीं करता, वो फर्नीचर को ऐसा बनाता है कि आप फोल्ड करके उसको पूरा, जैसे बेड है, अलमीरा है, सोफा है, सब फोल्ड हो जाएगा, खुल के फोल्ड हो जाएगा. मतलब ऐसा कुछ फर्नीचर्स पे इनोवेशन करता है. ठीक है, और उसका सिस्टम क्या है कि उसका वेयर हाउस और शोरूम एक ही है. जब वेयर हाउस है वही शोरूम है, नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर में स्टोरेज कर रहा है. तो वो बोलता है अगर 2 जगह, एक जगह स्टोरेज करेंगे फिर एक जगह शोरूम में कस्टमर आएगा तो 2 जगह कॉस्ट लगेगा. तो वेयर हाउस ही ऐसा बनाओ जहाँ पे कस्टमर आ जाए, ऐसे ही लोकेशन पे वेयर हाउस बनाओ. और वेयर हाउस का लोकेशन भी ऐसा जगह रखता है जहाँ पे कस्टमर भी इजीली आ सके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा. तो ऐसे बहुत वो दिमाग लगाता है कि आइकिया के ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज आप गूगल करके पढ़ सकते हैं. फिर निश मार्केट मतलब हो गया कि आप कुछ एक्सक्लूसिव क्वालिटी कॉन्शियस लोगों को सर्व कर रहे हैं
उसके लिए आपका जो स्ट्रेटेजी होता है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होता है, जो बोलता है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स को डील करो। और इस पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस पे ज्यादा काम करो, चाहे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाए। ठीक है, जैसे कस्टमर चाहता है वो करने का कोशिश करो एट वट एवर कॉस्ट, जिससे कि उसको चीज अच्छा मिले। ठीक है, तो अगर आप ये ओवरऑल अपना मार्केट को जानते हुए फिर ये 4 कंपोनेंट को सेट करते हैं तो इट गिव्स यू मोर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, दिस इज स्ट्रेटेजी टू मैनेज द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट सर्विंग द राइट मार्केट। अगर आप मार्केट को सर्व नहीं कर पाए, कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, तो पूरा चेन ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ही नहीं खरीदेगा, वो एंड पे बैठा हुआ है, तो कुछ काम होगा ही नहीं। कहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था मार्केट को लेकर, प्रोक्योरिंग मैनेजिंग सब ठीक है, बट कहीं पे एक वर्ड था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही था शायद, एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट बीइंग सर्व्ड, फॉर द मार्केट बीइंग सर्व्ड। कौन सा मार्केट, मास मार्केट या निश मार्केट? समझ में आया? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंक्स टू अचीव बेस्ट रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉर द मार्केट बीइंग सर्व्ड। मार्केट को अगर पिक्चर में नहीं रखोगे तो सप्लाई चेन बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो एप्पल ने ऐसा किया है, डाबर ने ऐसा किया है, पतंजलि ने ऐसा किया है, एचपी ने ऐसा किया है, एमआई ने कैसे किया? एमआई तो एकदम तहलका मचा दिया उसमें, तो क्या बोले, इंडियन मार्केट को सबको फोन दिलाने वाला ही एमआई है। नहीं तो आज हम सबके पास फोन नहीं होता, एमआई नहीं घुसता अगर मार्केट में, तो हम लोग सबके पास फोन नहीं होता, अच्छा स्मार्टफोन। एमआई ने पूरा रेवोल्यूशन लाया कि स्मार्टफोन चाहिए बड़ा स्क्रीन वाला, अच्छा टच स्क्रीन, अच्छा लुक, स्लीक होना चाहिए, अच्छा रैम होना चाहिए, अच्छा स्टोरेज होना चाहिए और दाम भी कम होना चाहिए। लो, और तड़पा तड़पा के बेचा था एमआई ने। एमआई जब पहली बार लॉन्च किया था ना तो फ्लैश सेल निकालता था, उसके साइट पे इतना बजे से इतना बजे तक ही मिलेगा, खत्म। हफ्ता में एक दिन, महीने, कभी 2 हफ्ता में एक दिन सेल निकलता था। तो मैं खुद उस सेल के लिए वेट करके पहला बार अपना एमआई फोन लिया था। फिर धीरे धीरे जब उसने और अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया तो फिर एमआई स्टोर से बेचने लगा, फिर उसने प्राइस फिक्स कर दिया और फ्लैश सेल का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया। बट मार्केट बीइंग सर्व्ड का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे मास मार्केट को कैटर करने के लिए सस्ता बनाकर चीजों को बेचा गया, कैसे पूरा डोमिनेंट प्लेयर बनने का कोशिश किया गया। फिर उसको देखा देखी और भी कंपनीज अपना वर्जन्स को इस तरह का लाने लगी, जिसके कारण आज हम सब के पास आज मोबाइल फोन आ गया। ठीक है, तो जब एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ना तो दुनिया बदलती है, लोगों की दुनिया, जैसे कि हम लोग के आसपास की दुनिया आज बदली हुई है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आज के बाद यूज करते हैं तो जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि इसका पूरा सप्लाई चेन कैसा रहा होगा, किस कंपनी से बना है। प्रोडक्ट के लेबल्स पे लिखा रहता है किसने बनाया होगा, किसने इसका मार्केटिंग किया है, आप कहाँ से लिए, वो फिर कहाँ से लिया होगा। थोड़ा खोजो, सप्लाई चेन को रियल वर्ल्ड में अपने दिमाग में जगाओ और फिर कंसेप्ट का मजा लो। और आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसका समरी नोट बनाना है। ठीक है, अब आप सप्लाई चेन कभी भूलेंगे नहीं कंसेप्चुअली, बट क्या एग्जाम के लिए आपको टर्म्स याद नहीं रहेगा, इसलिए वो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्या क्या टॉपिक को लेके बनाएंगे, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, आपको आंसर ऊपर से बनाना है। व्हाट इज सप्लाई चेन पहला पॉइंट होगा, फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज सप्लाई चेन के बाद उसका डायग्राम के साथ, हाँ
उसका मॉडल विथ डायग्राम। उसमें OEM, फोकल कंपनी सब डाल दोगे। फिर क्या है वो 4 फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन, जिसमें 4 फ्लो है, 4 फ्लोज, मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, फाइनेंस फ्लो, कमर्शियल फ्लो। फिर तीसरा पॉइंट है व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका डेफिनेशन। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका कोड वर्ड RCI, R फॉर रिक्वायरमेंट, C फॉर कॉस्ट, I फॉर इंटीग्रेशन। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन, उसका 5 एरियाज है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन, PILTI, PILTI। और एक इसी में आप मार्केट भी घुसा देंगे। ये अलग पॉइंट लिख लीजिए, मार्केट का 2 टाइप्स है। एक और पॉइंट आता है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में फर्क क्या है, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। लॉजिस्टिक्स मतलब नॉर्मली होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और सप्लाई चेन का मतलब हो जाता है इट इज द लिंक ऑफ सेवरल कंपनीज। ऑलराइट, तो लॉजिस्टिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ऐसे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का लॉजिस्टिक्स क्या है वो भी होता है। और सप्लाई चेन जब अपने बोलते हैं तो वो डिफरेंट कंपनीज इन एन इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है। गॉट इट? चलो ये भी लिख लेना और ये नोट्स बनाओ, नोट्स भेजते रहो मेरे को, मैं देखता हूं कौन अच्छा बना रहा है ना। बी अ गुड स्टूडेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।